हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। और आज कहानी है दिखावा। दीवार से सटी बैठी सिर टिकाकर स्नेहा शून्य में ताक रही थी। रोते रोते उसकी पलकें सूज गई थी। अब भी कभी कभी एकाध आंसू पलकों पर आता और उसके गालों पर बह जाता। पास के कमरे में उसकी भाभी दहाड़े मार मार कर रो रही थी। भाभी की बहन और भाभी उन्हें समझा रही थी। भाभी के दोनों बच्चे नितिन और जया सहमे से हुए से माँ के पास बैठे थे। भाभी का रुदन कभी उसे सुनाई पड़ जाता। बुआ जी स्नेहा के पास बैठी थी और भी बहुत से रिश्तेदार घर में जगह जगह बैठे हुए थे। स्नेहा का भाई और घर के बाकी दूसरे पुरुष अर्थी के साथ शमशान घाट अंतिम संस्कार करने जा चुके थे। स्नेहा की आंखों से फिर आंसू बह निकले। माँ तो बहुत पहले ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। पिता ने ही उन्हें माँ और बाप दोनों का प्यार देकर पाला था। उनकी उंगलियां पकड़कर दोनों भाई बहन ने चलना सीखा। इस लायक बने कि जिंदगी की दौड़ में शामिल होकर अपनी जगह बना सके। और आज वही पिता अपने जीवन की दौड़ पूरी कर इस दुनिया से चले गए। वह पिता की याद में फपक पड़ी। पास बैठी बुआ उसे दिलासा देते हुए खुद भी भाई की याद में बिलखने लगी। घड़ी ने 5 बजाए तो रिश्ते की 1-2 महिलाएं घर की औरतों के नहाने की व्यवस्था करने में जुट गईं। दाह संस्कार से पुरुषों के लौटने से पहले घर की महिलाओं का स्नान हो जाना चाहिए। भाभी और बुआ के स्नान करने के बाद बेमन से उठकर नेहा ने भी स्नान किया। कैसी अजीब रस्में हैं, स्नेहा सोच रही थी। व्यक्ति के मरते ही इस तरह से घर के लोग स्नान करते हैं, जैसे कि कोई छूत की बीमारी थी, जिसके दूर हटते ही स्नान करके लोग शुद्ध हो जाते हैं। धर्म और उसकी रूढ़ियां संस्कार है या कुरीतियां, इंसान की भावनाओं का ध्यान नहीं है। बस लोग आडंबर में फंस जाते हैं। औरतों का नहाना हुआ ही था कि शमशान घाट से घर के पुरुष वापस आ गए और घर के बाहर बैठ गए। घर की महिलाएं अब पुरुषों के नहाने की व्यवस्था करने लगी। उसी शहर में रहने वाले कई रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग बाहर से ही अपने अपने घरों को लौट गए। उन्हें विदा कर भैया भी नहाने चले गए। नहाकर स्नेहा का भाई राजेश आकर बहन के पास बैठ गया तो स्नेहा भाई के कंधे पर सिर रख कर रो पड़ी। भाई की आंखें भी भीग गई। वह छोटी बहन के सिर पर हाथ फेरने लगा। रो मत स्नेहा, मैं तुम्हें कभी पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। तेरा यह घर हमेशा तेरे लिए वैसा ही रहेगा जैसा पिताजी के रहते था। बड़े भाई ने कहा तो स्नेहा का दुखी मन तो काफी सहारा मिला। जीजा जी, बाबूजी का बिस्तर और तकिया किसे देने हैं? राजेश के छोटे साले ने आकर पूछा। अभी तो उन्हें यही रहने दे मुकेश, यह सब बाद में करते रहना, इतनी जल्दी क्या है? राजेश के बोलने से पहले ही बुआ बोल पड़ी। नहीं बुआ, ये लोग हैं तो यह सब हो जाएगा, फिर मेहमानों के सोने के लिए जगह भी तो चाहिए न। मुकेश, तुम पिताजी का बिस्तर और कपड़े वृद्धा आश्रम में दे आओ, वहां किसी के काम आ जाएंगे। राजेश ने तुरंत उठते हुए कहा। लेकिन भैया, पिताजी की निशानियों को अपने से दूर करने की इतनी जल्दबाजी क्यों? स्नेहा ने एक कमजोर सा प्रतिवादन करना चाहा, लेकिन तब तक राजेश मुकेश के साथ पिताजी के कमरे की तरफ जा चुके थे। लगभग 20 मिनट बाद भैया की आवाज आई। स्नेहा, जरा यहाँ आना। अपने को संभालते हुए स्नेहा पिताजी के कमरे में गई। देख स्नेहा, तुझे पिताजी की याद के तहत उनकी कोई वस्तु चाहिए तो ले ले, राजेश ने कहा। भाभी को शायद कुछ भनक लग गई और वे तुरंत आकर दरवाजे पर खड़ी हो गईं। स्नेहा समझ गई कि भाभी यह देखना चाहती है कि वह क्या ले जा रही है। पिताजी के पढ़ने वाली मेज पर उनका और माँ का शादी के बाद का फोटो रखा हुआ था। स्नेहा ने जाकर वह फोटो उठा लिया। इस फोटो को संभाल कर रखेगी वह। पिताजी की सोने की चेन और 3 अंगूठियां फोटो के पास ही
एक छोटी ट्रे में रखी थी, जिन्हें माँ ने घर के खर्चे से मिले पैसों में बचा बचा कर अलग अलग अवसरों पर पिताजी के लिए बनवाया था। क्योंकि ये चैन और अंगूठियां माँ की निशानियां थीं, इसलिए पिताजी इन्हें कभी अपने से अलग नहीं करते थे। स्नेहा ने फोटो को कसकर सीने से लगाया और तेजी से पिताजी के कमरे से बाहर चली गई। जाते जाते उसने देख लिया कि भाभी की नज़र ट्रे में रखी चीजों पर जमी है और चेहरे पर एक राहत का भाव है कि स्नेहा ने उन्हें नहीं उठाया। उसके मन में एक वितृष्णा का भाव पैदा हुआ कि थोड़ी देर पहले भैया के दिलासा भरे शब्दों में कितना खोखलापन था, यह समझ में आ गया। भैया के 3 सालों ने मिलकर पिताजी के कपड़ों और बाकी सामान की गठरियां बनाई और वृद्धा आश्रम में पहुंचा आए। पिताजी का लोहे वाला पुराना फोल्डिंग पलंग और स्टूल, कुर्सी, मेज और बेंचे वहां से उठाकर सारा सामान छत पर डाल दिया कि बाद में बेच देंगे। भाभी की बड़ी भाभी ने कमरे में फिनाइल का पोछा लगा दिया। पिताजी उस कमरे में 52 वर्षों तक रहे, लेकिन भैया ने 1 घंटे में ही उन 52 वर्षों की सारी निशानियों को पोंछकर मिटा दिया। बस उसकी चैन और अंगूठियां भाभी ने झट से अपने सेफ में पहुंचा दी। रात को भाभियों ने खाना बनाया। स्नेहा का मन खाने को नहीं था, लेकिन बुआ के समझाने पर उसने नाम चारे को खा लिया। सोते समय स्नेहा और बुआ ने अपना बिस्तर पिताजी के कमरे में ही डलवाया। पलंग तो था नहीं, जमीन पर ही गद्दा डलवाकर दोनों लेट गईं। बुआ ने पूरे कमरे में नजर डालकर एक गहरी आह भरी। बुआ के लिए भी उनका मायका उनके भाई के कारण ही था। अब उनके लिए भी मायके के नाम पर कुछ नहीं रहा। किशोर जी ने अपने जीते जी ने न बहन को मायके की कमी खलने दी, न बेटी को। कहते हैं मायका माँ से होता है, लेकिन यहाँ तो पिताजी ने ही हमेशा उन दोनों के लिए माँ की भूमिका निभाई। बेटा, अब तू भी विनोद के पास अमेरिका चली जाना। वैसे भी अब तेरे लिए यहाँ रखा ही क्या है। राजेश का रवैया तो तुझे पता ही है। जो अपने जन्मदाता की यादों को 1 घंटे भी संभाल कर नहीं रख पाया, वह तुझे क्या पूछेगा। बुआ ने उसकी हथेली को थपथपा कर कहा। अनुभवी बुआ की नजरें उसके भाई भाभी के भाव पहले ही दिन ताड़ गई थी। हाँ बुआ, सच कहती हो। बस पिताजी की 13वीं हो जाए चली जाऊंगी। उन्हीं के लिए तो इस देश में रुकी थी। अब जब वही नहीं रहे तो। स्नेहा के आगे शब्द उसकी रुलाई में दब गए। बुआ देर तक उसका सिर सहलाती रही। पिताजी ने स्नेहा के विवाह की एक एक रस्म इतनी अच्छी तरह पूरी की थी कि लोगों को तथा खुद उसको भी कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। पिताजी ने 3 साल पहले उसकी शादी विनोद से की थी। साल भर पहले विनोद को अमेरिका में अच्छा जॉब मिल गया। वह स्नेहा को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन पिताजी की नरम गरम तबीयत देखकर वह विनोद के साथ अमेरिका नहीं गई। विनोद का घर इसी शहर में था और उसके माता पिता नहीं थे, अतः विनोद के अमेरिका जाने के बाद स्नेहा अपनी नौकरानी को साथ लेकर रहती थी। विनोद छुट्टियों में आ जाता था। स्नेहा ने बहुत चाहा कि पिताजी उसके पास रहें, पर उस घर में बसी माँ की यादों को छोड़कर वे जाना नहीं चाहते थे। इसलिए वहीं हर रोज दोपहर को पिताजी के पास चली आती थी। बुआ गुजरात में रहती थी, उनका भी बार बार आना संभव नहीं था, और अब तो उनका भी इस शहर में क्या रह जाएगा। पिताजी की तीसरे दिन की रस्म हो गई। शाम को स्नेहा बुआ के साथ आंगन में बैठी थी। विनोद के रोज फोन आते और उससे बात कर स्नेहा के दिल को काफी तसल्ली मिलती थी। विनोद और बुआ ही तो अब उसके अपने थे। बुआ के सिर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ बुआ, आपको थोड़ा आराम मिलेगा, कहकर स्नेहा चाय बनाने के लिए रसोई घर की ओर चल दी। रसोई घर का रास्ता भैया के कमरे से बगल से होकर जाता था। अंदर भैया भाभी, उनके बच्चे, भाभी के दोनों भाई बैठे बातें कर रहे थे।
उनकी बातचीत का कुछ अंश उसके कानों में पड़ा तो न चाहते हुए भी उसके कदम दरवाजे की ओट में रुक गए। वे लोग पिताजी के कमरे को बच्चों के कमरे में तब्दील करने पर सलाह मशविरा कर रहे थे। बच्चों के लिए फर्नीचर कैसा हो, कितना हो, दीवारों के पर्दे का रंग कैसा हो और एक अटैच बाथरूम भी बनवाने पर विचार हो रहा था। सब लोग उत्साह से अपनी अपनी राय दे रहे थे। बच्चे भी पुलक रहे थे। स्नेहा का मन खट्टा हो गया। इन बच्चों को पिताजी अपनी बाहों और पीठ पर बैठा कर घूमे हैं। इनके बीमार हो जाने पर भैया भाभी भले ही सो जाएं, लेकिन पिताजी इनके सिरहाने बैठे रहते और रात रात भर जागते। अपनी तबीयत खराब होने पर भी बच्चों की इच्छा से चलते, उन्हें बाहर घुमाने ले जाते। और आज वे ही बच्चे 3 दिन में ही अपने दादाजी की मौत का गम भूलकर अपने कमरे के निर्माण को लेकर कितने उत्साहित हो रहे हैं। खैर ये तो फिर भी बच्चे हैं। जब बड़ों को ही किसी बात का दर्द नहीं है तो इन्हें क्या कहना। सबके सब उस कमरे की सजावट को लेकर ऐसे बातें कर रहे हैं मानो पिताजी के जाने की राह देख रहे थे कि कब वे जाएं और कब ये लोग उस कमरे को हथिया कर उसे अपने मन मुताबिक बच्चों के लिए बनवा लें। यह तो पिताजी की तगड़ी पेंशन का लालच था, नहीं तो ये लोग तो कब का उन्हें वृद्धा आश्रम में भिजवा चुके होते। स्नेहा से और अधिक वहां पर खड़ा नहीं रहा गया। उसने रसोई घर में जाकर चाय बनाई और बुआ के पास आकर बैठ गई। पिताजी की मौत के बाद दुख के 8 दिन 8 युगों के समान बीते। भैया भाभी के कमरे से आती खिलखिलाहटों की दबी दबी आवाजों से घावों पर नमक छिड़कने का एहसास होता था, पर बुआ के सहारे वे दिन भी निकल ही गए। 9वें दिन से आडंबर भरी रस्मों की शुरुआत हुई तो स्नेहा और बुआ दोनों ही बिलक उठी। 9वें दिन से रूढ़िवादी रस्मों की शुरुआत के साथ श्राद्ध पूजा में पंडितों ने श्लोकों का उच्चारण शुरू किया तो बुआ और स्नेहा दोनों की आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। हर श्लोक में पंडित स्नेहा के पिता के नाम के आगे प्रेत शब्द जोड़कर विधि करवा रहे थे। व्यक्ति के नाम के आगे बार बार प्रेत शब्द का उच्चारण इस प्रकार हो रहा था मानो वह कभी भी जीवित ही नहीं था, बल्कि प्रेत योनि में भटकता कोई भूत था। अपने प्रियजन के नाम के आगे प्रेत शब्द सुनना उसकी यादों के साथ कितना घृणित कार्य लग रहा था। स्नेहा से वहां और बैठा नहीं गया। वह भागकर पिताजी कमरे में आ गई और उनकी शर्ट को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। कैसे हैं धार्मिक शास्त्र और कैसे थे उनके रचयिता? क्या उन्हें इंसानों की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं था? जीते जागते इंसानों के मन पर कुल्हाड़ी चढ़ाने वाली भावहीन रूढ़ियों से भरे शास्त्र और उनकी रस्में, जिनमें मानवीय भावनाओं की कोई कद्र नहीं है, आडंबर से युक्त रस्मों के खोखले कर्मकांड से भरे शास्त्र हैं। धार्मिक कर्मकांड समाप्त होने के बाद जब पंडित चले गए तब स्नेहा अपने आप को संभाल कर बाहर आई। भैया और उनके बेटे का सिर मुंडा हुआ था। रस्मों के मुताबिक 9वें दिन पुत्र और पौत्र के बाल निकलवा देते हैं। उनके घुटे सिर को देखकर स्नेहा का दुख और गहरा हो गया। कैसी होती हैं ये रस्में जो पल पल इंसान को हादसे की याद दिलाती रहती हैं और उसका दुख बढ़ाती हैं। विनोद को आखिर छुट्टी मिल ही गई और पिताजी की 13वीं पर वह आ गया। उसके कंधे पर सिर रखकर पिताजी की याद में और भैया भाभी के स्वार्थी पक्ष पर वह देर तक आंसू बहाती रही। स्नेहा का बिल्कुल मन नहीं था उस घर में रुकने का, लेकिन पिताजी की यादों की खातिर वह रुक गई। 13वीं की रस्म पर भैया ने दिल खोलकर खर्च किया। लोग भैया की तारीफें करते नहीं थके कि बेटा हो तो ऐसा, देखो पिताजी की याद में उनकी आत्मा की शांति के लिए कितना कुछ कर रहा है। 3 दिन तक सैकड़ों लोगों का भोजन चलता रहा। लोगों ने छक कर खाया और भैया भाभी को ढेरों आशीर्वाद दिए। स्नेहा, विनोद और बुआ तटस्थ रहकर यह तमाशा देखते रहे। वे जानते थे कि यह सब दिखावा है, इसमें थोड़ी भी भावना या श्रद्धा नहीं है। यह कैसा धर्म है जो व्यक्ति को इंसानियत का पाठ पढ़ाने के बजाय आडंबर और दिखावे का पाठ पढ़ाता है, ढोंग करना सिखाता है।
जीते जी पिता को दवाइयाँ और खाने पीने के लिए तरसा दिया और मरने पर दिखावे के लिए झूठी रस्मों के नाम पर ब्राह्मणों और समाज के लोगों को भोजन करा रहे हैं। सैकड़ों लोगों के भोजन पर हजारों रुपए फूंक कर झूठी वाहवाही लूट रहे हैं, जबकि पिताजी कई बार 2 बजे तक एक कप चाय के भरोसे पर भूखे रहते थे। स्नेहा जब दोपहर में आती तो उनके लिए फल, दवाइयाँ और खाना लेकर आती और उन्हें खिलाती थी। रात को कई बार भैया भाभी को अगर शादी या पार्टी में जाना होता था तो भाभी सुबह की 2 रोटियां एक कटोरी ठंडी दाल के साथ थाली में रखकर चली जाती थी। तब पिताजी या तो वही खा लेते या उसे फोन कर देते थे। तब वह घर से गर्मा गर्म खाना लाकर उन्हें खिलाती थी। स्नेहा सोच रही थी कि श्राद्ध शब्द का वास्तविक अर्थ होता है श्रद्धा से किया गया कर्म, लेकिन भैया जैसे कुपुत्रों और लालची पंडितों ने उसके अर्थ का अनर्थ कर डाला है। जीते जी पिताजी को भैया ने कभी कपड़े, साल, स्वेटर के लिए नहीं पूछा। इसके उल्टे अपने खर्चों और महंगाई का रोना रोकर हर महीने उनकी पेंशन हड़प लेते थे। लेकिन उनकी तेरहवीं पर भैया ने खुले हाथों से पंडितों को कपड़े, बर्तन आदि दान किए। स्नेहा को याद है उसकी शादी से पहले पिताजी के पलंग की फटी चादर और बदरंग तकिए का कवर। विवाह के बाद जब उसके हाथ में पैसा आया तो सबसे पहले उसने पिताजी के लिए चादरें और तकिए के कवर खरीदे थे। जीवित पिता पर खर्च करने के लिए भैया के पास पैसा नहीं था, लेकिन मृत पिता के नाम पर आज समाज के सामने दिखावे के लिए अचानक ढेर सारा पैसा कहां से आ गया। विनोद ने 2 दिन बाद अपने और स्नेहा के लिए हवाई जहाज के 2 टिकट बुक करा दिए। दूसरे दिन भैया ने कुछ कागज स्नेहा के आगे रख दिए। दरअसल पिताजी ने वह घर भैया और उसके नाम पर कर दिया था। अब तुम तो विनोद के साथ अमेरिका जा रही हो, और वैसे भी विनोद का अपना खुद का भी मकान है। तो भैया ने बात आधी छोड़ दी, पर स्नेहा उनकी मंशा समझ गई। भैया चाहते थे कि वह अपना हिस्सा अपनी इच्छा से उनके नाम कर दे, ताकि भविष्य में कोई झंझट न रहे। हाँ भैया, इस घर में आपके साथ साथ आधा हिस्सा मेरा भी है। इन कागजों की एक कॉपी मैं भी अपने पास रखूंगी, ताकि मेरे पिता की यादें मेरे जीवित रहने तक बरकरार रहे। कठोर स्वर में बोलकर स्नेहा ने कागज भैया के हाथ से लेकर विनोद को दे दिए, ताकि उनकी कॉपी करवा सके। और हाँ भाभी, माँ के कंगन पिताजी ने जो तुम्हें दिए थे, अब पिताजी की अंगूठी और चैन आप मुझे दे देना। भैया भाभी के मुंह लटक गए। दोपहर को विनोद और स्नेहा ने पिताजी का पलंग, कुर्सी, टेबल और कपड़े वापस उनके कमरे में रख दिए। नया गद्दा पलंग पर डलवा दिया। पिताजी के कमरे और उसके साथ लगे अध्ययन कक्ष पर नजर डालकर स्नेहा बुआ से बोली, मेरा और आपका मायका हमेशा यही रहेगा बुआ, क्योंकि पिताजी की यादें इसी जगह पर है। इसकी एक चाबी आप अपने पास रखना, और मैं जब भी यहाँ आऊंगी आप भी यहाँ आ जाया करना। हम यहीं रहा करेंगे। बुआ ने स्नेहा और विनोद को सीने से लगा लिया और तीनों पिताजी को याद करके रो दिए। और फिर विनोद और स्नेहा अमेरिका चले गए और बुआ अपने घर चली गई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।